कभी कभी हम सभी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो यादें बनकर रह जाती। खास तौर से अगर कोई त्रासदी का सामना हम करते हैं, भगवान न करे किसी को किसी त्रासदी का सामना करना पड़े, लेकिन भाई प्रकृति है, कहीं ना कहीं अपने रौद्र रूप को तो दिखाती ही। तो ऐसे ही एक राइटर हैं, फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने एक बाढ़ का सामना किया। वो बाढ़ आई थी उनके शहर पटना में जहां वो रहते थे। तो उसी का ही इन्होंने आंखों देखा हाल हमारे सामने भी प्रस्तुत किया है। हेलो एवरीवन, मैं रूपाली वर्मा। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स ए की बुक। हम शुरू कर रहे हैं कृतिका भाग 1। कृतिका भाग 1 में हमारे सामने 3 अध्याय रखे गए हैं और ये तीनों ही अध्याय महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि इन तीनों अध्यायों से प्रश्न आते जरूर है। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका है, तो इसमें कम अध्याय देने का एक ये भी मतलब है क्योंकि इससे आने वाले प्रश्न हमारे दीर्घोत्तरीय होते हैं। तो इसलिए इनको कहानी को समझना है। और अक्सर जो है केस स्टडी बेस्ड जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना, कि आपके सामने केस दे दिया है, आप उसको समझिए और फिर आपसे उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन इन अध्यायों से आते हैं। तो पहले इन अध्यायों को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज हम देख रहे हैं कृतिका बुक के ये अपने पहले अध्याय इस जल प्रलय में, जिसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है फणीश्वर नाथ रेणु ने। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक बाढ़ का आंखों देखा हाल है, जिसकी त्रासदी खुद फणीश्वर नाथ रेणु ने झेली है। ठीक है, तो इस अध्याय में सबसे पहले हम देखेंगे अपने लेखक परिचय को, पाठ की रूपरेखा और पाठ के सार। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं ये अध्याय हम कहाँ से, अपने लेखक परिचय के साथ। लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। प्रसिद्ध कहानीकार एवं उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में औराही हिंगना, पूर्णिया जिला, बिहार में हुआ था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। काशी विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट करने के दौरान वर्ष 1942 में वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। रेणु ने वर्ष 1950 में नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख कृतियां हैं मैला आंचल, परती परी कथा, कितने चौराहे। ये क्या है, इनके उपन्यास है। ये सभी क्या थे, उपन्यास थे। अच्छे आदमी, ठुमरी, अग्निखोर, ये इनका कथा संग्रह यानी कि जिसमें कथाएं हैं। लाल पान की बेगम, सांवरिया, पंचलाइट, तबे एकला चलो रे। तो यहाँ पर ये हमारे क्या है, कहानी संग्रह। वन तुलसी की गंध, नेपाली क्रांति कथा, ये इनकी रिपोर्टाज है, यानी कि रिपोर्ट जैसे हम लिखते हैं ना, उस शैली में लिखी गई इनकी ये रचनाएं हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की लेखन शैली वर्णनात्मक है, यानी कि किसी भी चीज को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करना, ये उनकी शैली में है। उनकी कहानियों एवं उपन्यास में आंचलिक जीवन की हर सुंदरता और कुरूपता को स्थान मिला। तो आंचलिक का मतलब होता है जिस अंचल में वो रह रहे हैं, जैसे वो बिहार के रहने वाले हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस एरिया का जो शब्दावली है, जो चीजें हैं, जो शब्द हैं आपके लोकल, वो सारे ही इस्तेमाल होते हैं। उनकी भाषा शैली ऐसी है कि पाठकों को वह शुरू से अंत तक बांध कर रखती है। उन्हें अपने प्रथम उपन्यास मैला आंचल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फणीश्वर नाथ रेणु का निधन सन 1977 में, ठीक है, 1921 में इनका जन्म हुआ, 1977 में इनकी मृत्यु हुई। और जन्म कहाँ हुआ, पूर्णिया जिला, बिहार में। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं पाठ की रूपरेखा पर। गंगा एवं उनकी अन्य सहायक नदियां जब बाढ़ के जल से अपने अप्रवाह क्षेत्र को प्लावित कर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब गंगा नदी में अन्य सहायक नदियां बारिश के समय बहुत ज्यादा पानी देती हैं, तो क्या होता है कि वो अपने तटबंधों को छोड़कर और शहरों में घुसती हुई चली आती है। ये स्थिति हो जाती है बाढ़ की। तब उसका जनजीवन पर कैसा कष्टदायक और त्रासदपूर्ण प्रभाव पड़ता है, इसी को इस पाठ में विशेष रूप से दर्शाया गया है। लेखक ने बाढ़ की विभीषिका को पाठकों के सम्मुख किसी घटना की सीधी प्रस्तुति जैसे प्रस्तुत किया है। इस विशेषता के कारण यह रचना अपने आप में बेजोड़ एवं सशक्त गद्य का एक उदाहरण बन जाती है। तो समझ में आया? तो इस घटना को उन्होंने बहुत ही करीब से देखा, महसूस किया और उसे उन्होंने यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है,
चलिए अब हम पाठ का सार शुरू कर रहे हैं। पाठ वैसे थोड़ा सा लंबा था, लेकिन हमने यहाँ पे आपके लिए समराइज किया है, जिसमें आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर किया है। इन्हें ध्यान दीजिएगा। लेखक को पटना शहर में बाढ़ की जानकारी होना, यानी कि लेखक को जो पता चला कि पटना शहर में बाढ़ हो रही है। लेखक ऐसे क्षेत्र से हैं जहां प्रत्येक वर्ष कोसी, पनार, महानंदा एवं गंगा की बाढ़ से पीड़ित लोग आकर कुछ दिनों के लिए शरण लेते हैं। मतलब कि जो ये नदियां हैं, इन नदियों के तटों पर रहने वाले लोग अक्सर क्या होते हैं, वो जहां पर हमारे लेखक रहते हैं वहां आकर बसते हैं। परंतु स्वयं लेखक को बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा नहीं था। मतलब वो वहां के पीड़ितों की मदद जरूर करते थे, लेकिन बाढ़ की विभीषिका क्या होती है ये उन्होंने कभी नहीं झेली थी। उसने कभी भी बाढ़ को अपनी आंखों से नहीं देखा था। उसे पानी में तैरना भले नहीं आता हो, लेकिन वह स्कूल के समय में ही लेख, कहानी आदि अवश्य लिखता था। तो समझ में आया। एक बार उसने वर्ष 1976 यानी 67 में, यानी कि 1967 में बाढ़ की विनाशकाली लीला देखा और व्यक्तिगत रूप से प्रभावित भी हुआ। ये अभी जब लिख रहे हैं तब की बात नहीं कर रहे हैं। क्या कहते हैं 1967 में एक बार ये जो है कहते हैं ना एज अ वॉलंटियर लोगों की हेल्प करने के लिए जाते हैं। ये उस समय की बात हो रही है। 18 घंटों की लगातार वर्षा से पुनपुन नदी से आने वाला पानी पटना शहर में घुसने लगा। लेखक समेत अन्य घरों के लोग दैनिक आवश्यकता की चीजों को इकट्ठा करके आवश्यक सावधानी बरतने लगे। अब 1967 में पटना नदी में जो है बाढ़ आई। पटना में जो पुनपुन नदी बहती है उसमें बाढ़ आ गई। ये तो अब हुआ क्या कि बहुत तेज वर्षा हो रही थी, जैसे कि बता रहे 18 घंटों से लगातार बारिश होने से नदी में बाढ़ आई। अब अन्य जैसे होता है कि भाई बाढ़ आ रही है, पता है कि तटबंध तोड़ दिए गए, तो सभी लोग अपने जरूरतों की चीजें जो हैं वो एकत्र करने लगते हैं। वही यहाँ पर हुआ। बाढ़ के दृश्य को देखने के लिए लेखक का निकलना। अब चूंकि लेखक ने कभी बाढ़ तो देखी नहीं थी, अब वो बाढ़ देखने के इंटरेस्टेड थे कि भाई बाढ़ कैसी होती है, क्या होता है, इसलिए वो बाढ़ देखने के लिए निकल गए। क्या हुआ देखिए, लेखक लगभग 5 बजे रिक्शे से कॉफी हाउस की ओर जाने के लिए निकला। अब वो जानना चाहते थे तो कहाँ गए, कॉफी हाउस। रिक्शे वाले ने लेखक को बता दिया कि अब तक कॉफी हाउस डूब चुका होगा। अब जिस रिक्शे में वो बैठे उस रिक्शे वाले ने ही बता दिया होगा कि अब तक कॉफी हाउस जो है वो डूब चुका होगा। परंतु बाढ़ का पानी देखने की इच्छा के लिए लेखक आगे बढ़ता रहा। अब चूंकि लेखक का क्या मन था कि हम बाढ़ का पानी देखना चाहते हैं, तो इस इच्छा से वो आगे बढ़ता रहा। रास्ते में पता चला कि कॉफी हाउस बंद कर दिया गया। चूंकि बाढ़ आ रही है तो कॉफी हाउस बंद कर दिया गया। लोग तरह तरह की बातें करते हुए उत्साहित लग रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि बाढ़ से डरते हैं, लेकिन जैसे बाढ़ का पानी धीरे धीरे, कभी होता है ना कि बाढ़ बहुत तेजी से एकदम से बढ़ती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बाढ़ का पानी धीरे धीरे जो है वो बढ़ता है। यहाँ पे वही स्थिति थी। तो लोग एक्साइटेड भी थे और उनको इतना समय मिल रहा था कि वो अपनी जरूरत की सामान इकट्ठा करें और देखें कि बाढ़ किस तरीके से आ रही है। ये लोग बाढ़ के पानी को लेकर आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। लेखक रिक्शे से ही राजभवन, मंत्री निवास और पानी से भरे कॉफी हाउस का दृश्य देखने लगा। मतलब वो रिक्शे में बैठे रहे, रिक्शे वाला उनको ये सारे दृश्य दिखा रहा था, लेकिन बाढ़ के पानी के कारण आगे नहीं बढ़ सका। तो ये सारी एरिया तो देखे, लेकिन कहते ना भाई जहां तक रिक्शा इजिली जा सकता उसने वो दिखा दिया, लेकिन जहां जहां पानी गहरा था उस तरफ रिक्शे वाला उनको लेकर नहीं गया और अपना रिक्शा उसे वापस मोड़ना पड़ा। गांधी मैदान में भी पानी भर गया था। लोगों की भीड़ रेलिंग के सहारे खड़ी थी। शाम 7 बजे के करीब आकाशवाणी से समाचार प्रसारित हुआ कि पानी आकाशवाणी केंद्र पटना की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है। तो पटना में जो आकाशवाणी केंद्र है वहां तक सीढ़ियों तक पानी आ गया है। ये बात आकाशवाणी में प्रसारित हुई। लेखक और उसके मित्र घबरा गए। उनको लगा कि अरे ये क्या हो गया, परंतु उनके आसपास खड़े लोग यानी कि आम आदमी बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहे थे, बल्कि वे उत्साहित थे और आपस में हंस बोल रहे थे। लेखक को तो लगा कि भाई आकाशवाणी डूब रही है तो यानी कि बहुत खतरे की बात है, लेकिन जो है जो आसपास लोग थे उन्हें लगा कि अरे नहीं ये तो नॉर्मल सी बात है। लेखक के मन में बाढ़ की पूर्व स्मृति। अब लेखक एक बार पहले भी बाढ़ में मैंने भी बताया था ना, वॉलंटियर बन के गए थे लोगों की हेल्प करने के लिए, तो उससे पहले वो एक बार बाढ़ को देख चुके थे। तो वही बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं,
लेखक राजेंद्र नगर चौराहे के मैगजीन कॉर्नर से कुछ पत्र पत्रिकाएं लेकर घर पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी बाढ़ की घोषणा करती हुई वहां आ गई। ठीक है, अब वो घर पहुंचे, तुरंत ही अनाउंसमेंट होने लगा कि भाई इतने बजे तक पानी यहाँ आ जाएगा। लाउड स्पीकर में बताया जा रहा था कि रात के 12 बजे तक पानी लोहानीपुर कंकड़बाग से होता हुआ राजेंद्र नगर में पहुंच सकता है, आप सावधान हो जाएं। प्रतिध्वनि बार बार गूंज रही थी, मतलब लाउड स्पीकर पे ये बात सबको बोली जा रही थी कि ये सभी सावधान हो जाएं। लेखक कविता लिखना चाहता था, परंतु वर्ष 1947 और 49 की बाढ़ की स्मृति उसके मानस पटल पर चलचित्र की भांति चलने लगी। अब लेखक ने अभी तक बाढ़ देखी नहीं थी, लेकिन इससे पहले वो 47 और 49 में जो 2 बाढ़ें आई थी उनको वो याद कर रहा था। लेखक को वर्ष 1949 की याद आती है कि जब वह रिलीफ दल के साथ नाव पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में गया था। यानी कि बहुत सारे लोग बाढ़ आ जाती ना, तो जाते हैं, एनजीओ जाते हैं, रिलीफ कैंप्स लगते हैं, तो उन्हीं के साथ उन बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में गया था। वहां एक बीमार युवक के साथ उसका कुत्ता भी आया था। ठीक है, क्या था, एक कुत्ता। भाई जब नाव से वो गए कि लोगों की मदद करेंगे, तो जिस जगह पर वो फंसा हुआ था एक युवक बीमार था, उस युवक के साथ एक कुत्ता भी था। डॉक्टर के कुत्ते को ले जाने पर आपत्ति करने पर वह कुत्ते के बिना जाने को तैयार नहीं हुआ। अब क्या हुआ, नाव में जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि देखिए, जो लड़का बीमार था कि हम आपको तो ले सकते हैं मगर आपके कुत्ते को नहीं ले जाएंगे। तो युवक अब तक, जब डॉक्टर ने ये बात बोली ना, तो युवक अब तक जो है नाव में बैठ चुका था। लेकिन जैसे ही उससे ये बात कही गई कि हम आपको कुत्ते के बगैर जो है लेकर जाएंगे, तो वो तुरंत ही नाव से उतर गया। यही हुआ, और नाव से उतर गया। जैसे उससे कहा कि हम आपके कुत्ते को नहीं ले जाएंगे, तो वो नाव से उतर गया। वहां उसने बाढ़ग्रस्त लोगों को चूहे और मछली खाकर जीवन यापन करते देखा। बाढ़ग्रस्त में हर एक चीज खत्म हो जाती है, तो उस जगहों पर लोग क्या खा रहे थे, चूहे खा रहे थे, मछलियां तो फिर भी खाई जा सकती, चूहे खाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वहां पर खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, तो लोग क्या कर रहे थे, चूहे खाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस स्थिति में भी लोग नृत्य का आनंद उठा रहे थे, यानी कि उनके यहाँ का जो नृत्य था वो गा बजा रहे थे और प्रसन्न थे। लेखक मुशहरों की बस्ती में राहत बांटने गया था। ठीक है, उसे लगा कि रिलीफ बांटकर भी वह उन्हें ऐसी खिलखिलाहट नहीं दे सकता। बलवाही नाम को देखकर उसे वर्ष 1937 में आई बाढ़ याद आ गई। अब 1947 की बाढ़ के जरिए ही उन्हें 1937 की बाढ़ भी याद आई। उस समय लेखक बालचर यानी कि बॉय स्कॉट था। नाव न होने के कारण केले के पत्ते ए से भेल बना लिया गया था। तभी जमींदार के लड़के हारमोनियम तबले के साथ जल विहार करने लगे। गांव के नौजवानों ने उनकी नाव छीनकर मारपीट की। अब क्या हुआ, 1937 में जो बाढ़ आई थी, तो वहां पर क्या हुआ, लोगों के पास पानी पार करने के लिए नाव नहीं थी, तो लोग क्या कर रहे थे, केले के पेड़ का तना जो है वो काट काट के उससे जो है क्या कहते हैं, नदी वगैरह पार करना, और ये सारा काम वो लोग कर रहे थे। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि उस गांव के जो जमींदार के लड़के थे उनके पास तो नाव थी, तो वो उन्होंने क्या किया कि वो उस नाव में हारमोनियम तबला लेकर नाचते गाते बजाते हुए जा रहे थे। अब जब गांव वालों ने देखा कि भाई हम लोग इतनी मुसीबत झेल रहे हैं, हमारे पास नाव नहीं है, और ये लोग जो है इनके पास नाव है, तो दूसरों को मदद करने की बजाय इस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन लोगों ने उन जमींदार लड़कों को मारा पीटा और उनसे नाव छीन ली। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं कि भाई देखिए, हम जब दूसरों की फिक्र करेंगे तभी चीजें आगे बढ़ती है ना। पटना की बाढ़ के संदर्भ में लेखक की टिप्पणी। अब जो पटना में बाढ़ आई है उसके बारे में लेखक क्या लिखते हैं। वर्ष 1967 में पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर पटना में भर गया। अब लेखक कहाँ रहते थे, राजेंद्र नगर, वहां तक पानी आ गया। बाढ़ में ही युवक युवतियों का एक दल फिल्मी दृश्य की तरह पिकनिक मनाने के लिए निकल पड़ा। छतों पर खड़े लड़कों ने सीटियां बजाई, तालियों और किलकारियों से उनके मजे को किरकिरा कर दिया। अब के मैंने कहा ना कि हर समय ऐसे लोग होते ही होते हैं। इधर बाढ़ आई हुई थी, तो एक जो है नौजवान दल था जिनमें लड़के लड़कियां थी, उन्होंने एक ली की जो है नाव ली, उसमें लगाया बढ़िया सा म्यूजिक, उसमें आराम से बैठे, एक गाना बज रहा है, वहीं केटली रखी है, चाय बन रही है, ट्रांजिस्टर बज रहा है, तो इस तरीके से एंजॉय करते हुए इस बाढ़ के पानी में ये लोग नाव लेकर जा रहे थे।
लेकिन आसपास के जगहों से लोग जो है उनको देखने लगे, सीटियां बजाते, ताली बजाते। तो इस तरीके से वो लोग थोड़ा एम्बेरस हुए और उनका जो मजा वो लोग कर रहे थे वो किरकिरा हुआ। युवक युवतियों की वह टोली नाव पर सज धज कर निकली थी। नाव पर ही चाय और नेस्कैफे के पाउडर को मथ कर एक्सप्रेसो बना रहा था, यानी कि वहां ही पर जो है पानी गर्म हो रहा था और सब लोग कॉफी बना रहे थे। दूसरी तरफ एक लड़की रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी, यानी कि एक कलम मैगजीन जो थी वो पढ़ रही थी। फिल्मी अंदाज में गाना बज रहा था। एक युवक घुटने पर कोहनी टेक कर डायलॉग बोल रहा था। इनकी नाव के गोलंबर तक पहुंचते पहुंचते इनका सारा फूहड़पन छूमंतर हो गया। मतलब लोगों ने उन्हें सीटियां, ताली और तंज देके इतना ज्यादा परेशान किया कि आखिरकार उन्हें अपना ये सारा मजा छोड़ना पड़ा। रात के 2:30 बजे सभी लोग जगे थे। लेखक ने अपने कुछ मित्रों व स्वजनों को फोन मिलाया पर किसी का नंबर न लगा। अचानक सवेरे 5 बजे शोर सुनाई दिया। अब रात उनकी कट नहीं रही थी तो वो सोच रहे थे कि चलो भाई कुछ करते हैं ताकि नींद आए। तो उन्होंने कुछ लिखने की कोशिश करी और ये सारे करते करते वो कब सो गए नहीं पता। लेकिन जब सुबह 5 बजे उनकी आंख खुली तब तक बहुत ज्यादा शोर मच रहा था। कारण क्या था कि लेखक जहां रह रहे थे उनकी बिल्डिंग तक तब तक पानी आ गया था। लेखक को भी नींद से जगाया था। किसने? सुबह 5 बजे शोर ने। सुबह होते होते उसने देखा कि चारों तरफ पानी ही पानी था। चारों ओर जल तांडव हो रहा था। पानी की तेज लहरों से सारी हरियाली, दीवारें, बिजली के खंभे, पेड़ का तना सब डूबता जा रहा था। सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करते हुए पानी तेजी से आगे बढ़ा चला आ रहा था। समय चला आ रहा था। लेखक एक बार फिर से डर जाता है। उसके मन में आता है कि काश इस समय मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर या कलम ही होती। परंतु फिर सोचा कि अच्छा ही है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद लेखक पहली बार पानी ही का चढ़ना अपनी आंखों से देखने लगा। तो अंत में लेखक जब देखा कि बाढ़ आई हुई है तो लेखक को लगा कि उसके पास कोई कैमरा या समथिंग होता तो वो ये सारी चीजों को कैप्चर कर लेता। कलम होती तो लिख लेता। लेकिन बाद में उसको ध्यान आया कि अच्छा है मेरे पास नहीं है, कम से कम ये पल तो एंजॉय कर पा रहे हैं। जैसे आजकल के समय में आप लोग देखते हैं ना कि कुछ भी हुआ लोग जो है तुरंत कैमरा मोबाइल निकालते हैं, फोटो बनाने लगते हैं, सब कुछ करने लगते हैं। तो वो उस मोमेंट को जी नहीं पाते। उस मोमेंट को कैप्चर करने के चक्कर में उस मोमेंट को वो जी नहीं पाते। तो वही चीज यहाँ पर बताई कि अच्छा है कि मेरे पास नहीं है, कम से कम मेरे पास जो अनुभव है उसे मैं बाद में लिख सकता हूँ। और उन्होंने यही किया। इसके साथ खत्म हुआ हमारा ये अध्याय। देखा ना, इस अध्याय में ज्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने अपने बाढ़ के एक्सपीरियंस, जगहों के नाम, नदियों के नाम, ये सारी चीजें बताई। तो इन्हीं चीजों को आपको याद रखना है जिन पर आधारित प्रश्न आएंगे आपके पास। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे कृतिका के दूसरे अध्याय की तरफ। कौन सा अध्याय है? मेरे संग की औरतें। तो वहां तक बढ़े उससे पहले फटाफट आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है और फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट अध्याय के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।